हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, सभागार में उपस्थित हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारीगण, हमारे एडवोकेट जनरल रैना साहब, पुलिस सर्विस कमीशन के हमारे 2 सदस्य दिखाई पड़ रहे हैं और लोक सेवा की गौरवशाली परंपरा में आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी लोक सेवकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मेरे पूर्व जिन लोगों ने कहा है वो आप ही के बिरादरी के हैं, मैंने वो भी लोग ऑफिसर हैं, मेरा आपकी कम्युनिटी से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं जो कहूँगा वो थोड़ा दूसरे ढंग का होगा। इसलिए पहले मैंने आपको बधाई दी, शुभकामना दी और उम्मीद करता हूँ जो मेहता जी कह रहे थे कि ट्रेनिंग मैंने प्रशिक्षण के लिए भी आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। यहाँ अनेक ऑल इंडिया सर्विसेज से हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, इनकी मौजूदगी खुद भी आपको एक प्रेरणा दे सकती है और भविष्य में मैं समझता हूं कि इनके अनुभव वो आपके लिए काफी मार्गदर्शक होंगे। ये आईएएस ऑफिसर्स या इनकी जो एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, एक बार मुझे वहां जाने का अवसर मिला है, तो वहां का लोगो मुझे याद है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। महाराजा भर्तहरि का एक छोटा सा श्लोक जैसे आप प्रवेश करेंगे, वहां लिखा हुआ है, शीलम परम भूषणम, यानी मनुष्य के सभी गुणों का श्रेष्ठ आभूषण उसकी शीलता यानी उसका चरित्र है। अब अगर पूरे श्लोक को, ये तो वहां लिखा हुआ, अगर पूरे श्लोक की व्याख्या में आप जाएंगे तो मैं उसे इस तरह कहूंगा कि ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है, वीरता का आभूषण अभिमान रहित बातें करना है, विद्या का आभूषण विनय है और धन का सर्वश्रेष्ठ आभूषण किसी सुपात्र को दान देना है। तप का जो आभूषण है वो क्रोधहीनता है, समर्थ का आभूषण क्षमा है और धर्म का आभूषण पाखंड और दिखावे से दूर रहना है। लेकिन इन सब गुणों का श्रेष्ठ आभूषण शील है, यानी जो इंसान चरित्रवान है, अच्छे स्वभाव वाला है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अब आपको तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर आप सबको शक्ति देगा इसी रास्ते पर चलने के लिए। किसी भी व्यक्ति के कुशल प्रोफेशनल होने से पहले मुझे लगता है कि चरित्रवान इंसान बनना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और सेवा तभी हो सकती है जब संवेदनशीलता के साथ हम दूसरे के बारे में सोचें, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को महसूस करें, जो वस्तु स्थिति या मैं कहूं यथा स्थिति है उसको बदलने के लिए तत्पर रहे। हमारे संस्कारों ने, मूल्यों ने, आदर्शों ने या आपके सीनियर्स ने, एकेडमी के ट्रेनर्स ने ये गुण देश के लोक सेवकों में भरा है। लगभग 75 वर्षों की यात्रा हो गई है लोक सेवकों की, समर्पित भाव से देश के लिए, समाज के लिए और उसकी उन्नति के लिए अनेक लोगों ने अपने कर्तव्यों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है और मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना भी करता हूं कि आज इस सभागार में मौजूद जो यंग ऑफिसर्स की नई पौध सुशासन, संवेदनशील तथा गुणवत्ता आधारित लोक सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, समानता और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विकास को गति देने में अपना योगदान देगी
और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानेंगे। लोक सेवकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि भारत के संविधान की रक्षा करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरी जिम्मेदारी आम नागरिकों के हित में फैसला लेना। यहाँ जेकेएस, जेकेपीएस, जेके अकाउंट सर्विस के सभी 177 नवनियुक्त ऑफिसर्स राज्य सेवा आयोग से चुन करके आए हैं। मेहता जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, उसमें एक बात का जिक्र वो भूल गए। जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता। मुझे याद है उसी वर्ष में आया था, 10-12 करोड़ रुपए एक्साइज का कलेक्शन था, वो इस साल 300 करोड़ के आसपास चला गया है। उसका जो दूसरा पक्ष है, ये 290 करोड़ कहां जाता था, ये विचारणीय प्रश्न है। वो उन लोगों के पास जाता था जो 3-4 पीढ़ियों से शराब की दुकान चलाते थे, और तर्क वो देते थे कि साहब दुकान हम चला रहे थे, हमारा रोजगार छीन लिया आपने, और इसलिए हमने अपने बच्चे का डोनेशन देके मेडिकल में एडमिशन करा दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पूरी नीति को खारिज किया और जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि ट्रांसपेरेंट नीति के तहत इसका ऑक्शन कीजिए। तो मैं समझता हूं कि न्यायालय के उस फैसले और उस समय के हमारे सीनियर ऑफिसर्स के हस्तक्षेप से वो कहां हम पहुंचे। दूसरी बात का जिक्र करना मुझे और आवश्यक लग रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस तरह से काम किया है, आप लोग 2021 बैच 2021 में आपने आवेदन किया था। मुझे लगता है कि आज देश में शायद कोई लोक सेवा आयोग हो जो रिक्ति भेजने के 24 घंटे के बाद विज्ञापन निकाल दे। आज देश में जम्मू कश्मीर का ही पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा है कि उनको रिक्तियां भेजी गई और 24 घंटे के भीतर अखबारों में विज्ञापन आ गया। आपका जो सिलेक्शन हुआ, लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर रिजल्ट निकाल दिया गया। ये देश की ऐतिहासिक घटना है, ये साधारण घटना नहीं है, और इसलिए मैं उन लोगों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारे रिफॉर्म्स पब्लिक सर्विस कमीशन में किए गए, वक्त नहीं है कि मैं उनका जिक्र करूं। अभी वेटरनरी असिस्टेंट्स, सर्जन्स की नियुक्ति, और कहीं भी एक उंगली किसी ने नहीं उठाई। सिस्टम को इस तरह से ट्रांसपेरेंट किया है कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसी की जरूरत थी पब्लिक सर्विस कमीशन में, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। जिम्मेदारियों की चर्चा करने से पहले राज्य सेवा आयोगों की पैतृक संस्था केंद्रीय लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा चर्चा में करूंगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ ताकि देश के प्रतिभावान नौजवानों को लोक सेवक एवं राष्ट्र निर्माण के लिए चुना जा सके। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया लोक सेवा आयोग को, और जब लोक सेवा आयोग के ढांचे पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो आप में से अनेक लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए ऐसे योग्य लोक सेवक चुनना और तैयार करना है जो सभी लोगों की समान रूप से सेवा करे। मैं समझता हूं वही सिद्धांत आप पर भी लागू होता है। सोच समझ करके राष्ट्र निर्माताओं ने ये सिविल सर्विसेज का एक स्तंभ बनाया हमारे देश में, और ये असाधारण शक्ति आपको दी गई ताकि आम जनता का जीवन स्तर ऊपर किया जा सके, उठाया जा सके, और देश की तरक्की को भी आगे बढ़ाया जा सके। आज जब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है तो इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि लोक सेवा की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए देश के नीति निर्माताओं ने सिर्फ एक अपेक्षा की है कि एक बेहतर इंसान एवं अच्छे लोक सेवक बनकर आपको लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा करनी है, अपनी सेवाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम भी बनाना है। 75 वर्षों में
देश ने तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनेक बातें कही गई हैं। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारी जीडीपी 2.7 लाख करोड़ की थी। आज 137 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हमारी हो गई है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव हुआ है। आपके जो सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, उनको जिन परिस्थितियों और जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर में, शायद वो चुनौतियां आपके लिए नहीं होंगी, नए प्रकार की होंगी। लेकिन आपके प्रोफेशन में एक चीज जो आज भी स्थायी है, वह है आपको लोक सेवकों को स्वतंत्र विचार, जो समाज के हित में नीतियों के निर्माण और उनके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्हें हम इस पूरी सेवा का जनक कहते हैं, सरदार पटेल, उन्होंने एक बार कहा कि मैंने अपने सभी सेक्रेटरीज को कह रखा है कि यदि आप किसी भय के कारण ईमानदारी से अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इससे मैं अप्रसन्न हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये होगा कि आप चले जाएं, मैं दूसरा सेक्रेटरी अपॉइंट कर लूंगा। अगर हमारे इरादे नेक हैं, अगर हम निर्भीक होकर के अपनी बात सही ढंग से कहते हैं, पूरी ताकत और साहस के साथ निर्णय लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई आपको रोकेगा नहीं और यूनियन टेरिटरी और अंततः भारत के हित में यह फैसला होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सामाजिक आर्थिक विकास में, जैसा पहले कहा गया, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मन में ध्यान रख करके नीतियों का निर्माण करिए, योजनाओं का क्रियान्वयन करिए। जितनी भी चुनौतियां सामने आए, मुझे लगता है सफलता आपको जरूर मिलेगी। समय बदला है अनेक कारणों से, जिसे मैं मानता हूं थोड़ा बहुत इसमें टेलीविजन का भी काफी योगदान है। लोक सेवकों की छवि यस मैन की बनती जा रही है। आपको यस मैन नहीं बनना है, वह करना है जो आपकी अंतरात्मा कहती है। आजकल लोक सेवा में एक और चर्चा होती है, जिस तरह भारत ने प्रगति की है, जिस तरह अनेक प्रोफेशन में लोगों की री स्किलिंग, अप स्किलिंग की जरूरत पड़ रही है, मुझे लगता है कि आपको भी इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को रीओरिएंट करना होगा। और परिवर्तन ये समय के हिसाब से होता ही है और ये तैयारी स्वाभाविक रूप से आपको करनी होगी। आप सोचिए, 2000 साल में जितना ज्ञान विकसित हुआ था, उतना महज पिछले 15 वर्षों में हुआ है। और इससे आप समाज में हो रहे बदलाव की गति का अंदाजा लगा सकते हैं। और कई लोग मानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में जो कुछ बदला है, लगभग 3 साल में उतना ही ज्ञान विकसित हो जाएगा। यानी बदलाव कितना तेज है। तकनीक, टेक्नोलॉजी ने जहां लाभ दिया है, वहीं चुनौतियां भी पैदा की हैं। और इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के युग में कदम से कदम मिलाकर चलना, मैं समझता हूं ये एक बड़ी चुनौती है। जिन नीतियों पर आप काम कर रहे हैं, वो अगले साल तक पुरानी हो सकती हैं। नए सिरे से आपको सोचना पड़ सकता है। आजकल एक बड़ा शब्द प्रयोग होता है, आउट ऑफ फैशन। ये केवल कपड़ों तक अब सीमित नहीं रह गया है। सामाजिक व्यवस्था में पुरानी विधियां भी निरंतर आउट ऑफ फैशन हो रही हैं। और ये तथ्य सिविल सर्विसेज तथा पुलिस सर्विसेज, मैंने सारी सर्विसेज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। अभी सोशल मीडिया पर एक दिन मैं एक जोक पढ़ रहा था, जोक देखा था। एक दुकानदार किसी फैशन शो से कपड़े खरीदकर तेजी से भाग रहा था। भागते हुए उससे उसके साथी ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है? तो उसने कहा कि पता नहीं ये डिजाइन कब पुरानी हो जाए, इसलिए भाग रहा हूं कि पुरानी हो इसके पहले समय रहते इसे बेच दूं। ये प्रगति है जो हर क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। और इसलिए जब व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तभी नए स्किल्स की जरूरत होती है। बहुत से विकसित देशों में तो 10 साल पहले ही
एक स्टडी करके ये बात कही गई कि एडमिनिस्ट्रेशन में 40% से ज्यादा ऑफिसर्स की पोजीशन ऐसी है जो ऑटोमेटेड हो गई है। वहां ऑफिसर्स की आवश्यकता नहीं रह गई। उन्हें रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ नया सीखना होगा, देश एवं समाज को कुछ नया ऑफर करना होगा। और नए स्किल का मतलब ये कदापि नहीं है कि आपके अंदर कौशल की कमी है, नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं, बल्कि नया स्किल आपको नए अवसर एडॉप्ट करने का एक स्वर्णिम अवसर देता है। आप इनोवेटिव तरीके से लोगों से संवाद स्थापित कर सकें, जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अच्छे तरीके से निभा सकें। आज हम वैश्विक नेतृत्व की दहलीज पर भी खड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से आम लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। नागरिकों के गांव में जो नागरिक रह रहे हैं, उनके सपने भी पहले की तुलना में बड़े हो गए और प्रशासन से पूरी पारदर्शिता के साथ पब्लिक सेवाओं की उम्मीद अब लोग कर रहे हैं। 5 साल पहले जो मॉडल था पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, वो पूरी तरह से बदल गया है। अधिकतर सेवाएं कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस हो गई हैं। तो आपको भी नए नए इनोवेशन रोज करना होगा। और मुझे लगता है कि कुछ सेवाएं ऐसी होंगी जिनके लिए वेरिफिकेशन में शायद 10 दिन का समय लगता था, अब 1 दिन में उस सेवा ही डिलीवर कर दी जा रही है। आने वाले समय में लोगों की उम्मीद बढ़ेगी कि अब 1 दिन नहीं, 1 घंटे में भी हमें डिलीवरी चाहिए। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनके लिए अभी भी लोगों को दफ्तर जाना पड़ता है। अब आपको अगला जो काम यही करना है, मेहता जी कह रहे थे कंप्लीटली डिजिटल सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम आपके कंधों पर ये नई जिम्मेदारी आने वाली है। अब सड़क, बिजली, नल से जल, स्कूल, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं गांव तक पहुंच गई हैं। अब नई चुनौती आएगी, कार्बन न्यूट्रल गांव मनदीप कौर ने एक बना दिया है, तो लोग कहेंगे बारीपल्ली के अलावा बाकी गांव भी कार्बन न्यूट्रल बनाए जाएं। तो इस तरह के अनेक चुनौतियां आने वाली हैं। अब लोग हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चाहते हैं, बैंक का खाता खोलने की जरूरत नहीं है। अभी 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बारामूला ने अवार्ड हासिल किया है और बारामूला के सभी गांवों में समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक सहभागिता द्वारा कैसे तरक्की हो, इसकी चुनौती थी। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही बेहतर सुविधाएं और नए रोजगार निर्मित करने की चुनौती, क्लाइमेट चेंज का असर आज विश्वव्यापी है। आपके सभी निर्णयों में विकास एवं पर्यावरण के संतुलन की भी चुनौती होगी, विकास और विरासत की भी चुनौती होगी। शासन के स्तर में सुधार के लिए, समावेशी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको निरंतर इनोवेटिव तरीके ईजाद करने होंगे। चैट जीपीटी नहीं बताएगा ये काम, बल्कि नागरिकों से जब संवाद करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएगा। फील्ड में पसीना बहाने से तरीके बेहतर समझ पाएंगे। एक बात और मैं कहूंगा कि 5 साल में मैं मानता हूं कि पूरी तरह से समाज जो है वो डेटा ड्रिवन हो जाएगा, डेटा ही ऑयल होगा। और नागरिकों के संवाद के अलावा डेटा एनालिसिस बड़ी सहायक हो सकती है नीति निर्माण में। पब्लिक वैसे ही फास्ट रिस्पांस की अपेक्षा आपसे रखती है जो प्राइवेट सेक्टर से लोगों को मिल रहा है। डिसीजन मेकिंग में उपयोगकर्ता, कंज्यूमर, नागरिक केंद्र में रहे, ये हमें ध्यान रखना होगा। नए विचारों में लगातार सुधार करना होगा। संवाद के जरिए नए आइडियाज का स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। आज ये हकीकत है कि कोई भी डिपार्टमेंट या लोक सेवक साइलोज में काम करके कोई बढ़िया काम नहीं कर सकता है और भविष्य में भी विभिन्न विभागों एवं लोक सेवकों के बीच कोलैबोरेशन की आवश्यकता रहेगी। लक्ष्य, संसाधन और एक्शन, इन तीनों को बेहतर तरीके से अलाइन करने के लिए इनोवेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डेटा एनालिसिस द्वारा स्ट्रेटेजिक स्किल विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। पॉलिसी प्रॉब्लम को चिन्हित करने और उसका समाधान कैसे किया जाए, ये गुण
आज से ही हम संकल्प लें। इतनी बड़ी परीक्षा हमने प्राप्त की, इतने बड़ी संख्या में हम चुन करके आए हैं, तो इन कामों को भी आने वाले दिनों में जवाबदेही पूर्वक हम करेंगे। मुझे दुनिया में कई कंसल्टेंसीज कंपनी ने एक रिसर्च किया और अखबारों में खबर मैंने पढ़ी, हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्वेंट के लिए सबसे पहला गुण स्ट्रांग कैरेक्टर और दूसरा गुण ह्यूमिलिटी होना चाहिए। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के जमाने में भी दशकों पहले मसूरी की एकेडमी के लोगों में लिखा हुआ दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है और कल भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा। टेबल पर पड़ी हुई फाइल के पीछे सैकड़ों, हजारों, लाखों इंसानी चेहरे और उनके सपने छिपे हुए हैं। जब ये ध्यान में रहेगा तो नोट लिख करके और फिर वापस कर देना, ये स्वभाव बदलेगा। फिर समय जितना लगे फैसला करने की आदत निश्चित रूप से पड़ेगी। बात गंभीर हो गई है तो थोड़ा मनोरंजन भी खबरा साहब आवश्यक है। एक बार मैंने ये किस्सा कहीं सुनाया था। एक बिशन टंडन हिंदी के बड़े मशहूर बैंकर थे। सारिका एक हिंदी की मैगजीन चलती थी पहले, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, आलोक ने जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें एक लेख मैं पढ़ रहा था। लेख था जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि भाई देश का विकास नहीं हो रहा है। सरकार ने एक आयोग बनाया, आयोग के एक अध्यक्ष बने, कुछ सदस्य बने। आयोग की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि सबसे पहले सुदूर ग्रामीण अंचल के एक प्राइमरी विद्यालय में चलते हैं। अगर देश की प्राइमरी शिक्षा बदल गई तो देश विकसित हो जाएगा। तो अध्यक्ष जी गए सुदूर ग्रामीण अंचल के प्राइमरी पाठशाला में। मुझे लगता है जनवरी फरवरी का महीना था। तो गए तो जो वहां के हेडमास्टर प्रधानाध्यापक थे वो चारपाई पर लेटे हुए थे। तो ये गए, इन्होंने अपना परिचय कराया कि मैं ऐसे ऐसे सरकार ने आयोग बनाया, मैं उसका अध्यक्ष हूं और आपके विद्यालय में आया हूं निरीक्षण में मुआयना करने। प्रधानाध्यापक महोदय खड़े हुए ने कहा, साहब ये कक्षा 5 तक हमारा विद्यालय चलता है, पठन पाठन बहुत अच्छा है, अनुशासन भी बहुत उच्च कोटि का है। चलिए मैं आपको अपने विद्यालय की सबसे ऊंची कक्षा 5 में लेके चलता हूं। तो आयोग के अध्यक्ष जी और हेडमास्टर साहब दोनों लोग गए क्लास 5 में। जैसे ही प्रवेश किए, उस समय बेंच वेंच नहीं था, जमीन पर बैठे थे बच्चे, सब खड़े हो गए। और जब जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा बैठ जाओ, तब सब बैठे। तो हेडमास्टर साहब ने कहा उनसे कि देखिए साहब, अनुशासन देख लिया आपने? कहा कि हाँ बहुत अच्छा है। तो उस समय सीता के विवाह का प्रसंग पढ़ाया जा रहा था, जो अध्यापक पढ़ा रहे थे कक्षा में। तो जो आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा, जनक का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। फिर दूसरे से पूछा किसने तोड़ा? तो उसने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबने एक ही जवाब दिया कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। फिर जो टीचर पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा साहब मैं 11 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं था। तो हेडमास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा साहब मैं 16 साल से यहाँ हेडमास्टर हूँ, 16 साल में मैंने कोई जनक का धनुष नहीं देखा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, मेरे पहले जो हेडमास्टर थे वो भी इसी गांव के रहने वाले। मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। किसी को भेजा गया, वो आए। उन्होंने कहा साहब मैं तो रिटायर हो गया, लेकिन मैं 30 साल सेवा किया, उस 30 साल में भी कोई जनक का धनुष नहीं था। तो अध्यक्ष जी को समझ में आ गया कि पठन पाठन कैसा है और अनुशासन कैसा है। वो वहां से चले। हेडमास्टर साहब बहुत परेशान थे, इस विद्यालय में जनक का धनुष नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। तो हमने कागज लिया, कलम लिया और जैसे यहाँ जोनल एजुकेशन अफसर हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर इस तरह से होते। तो उसको उन्होंने लिखा, महोदय मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में अत्यंत बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे आग्रह है कि मेरे विद्यालय के लिए एक जनक का धनुष अविलंब उपलब्ध कराएं। अब वो जाना था बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी था प्राइमरी एजुकेशन का, बीच में भी कई रास्ते थे।
सब डिप्टी इंस्पेक्टर, तो वो बेचारे दौरे पर ज़्यादा रहते थे, दफ्तर में कम बैठते थे। 10-15 दिन बाद दौरा करके आए, देखे तो पढ़ने की आदत नहीं थी। संस्तुति के साथ अग्रसराज, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड, वो तकिया कलाम था हर चीज पर लिखने का, उन्होंने लिख दिया। फिर वो घूमते घूमते बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा। अंत में वो घूमते घामते पूरी प्रक्रिया सचिवालय पहुंच गया। मैंने वो लखनऊ का सचिवालय था, जम्मू का नहीं था, माफ करिएगा। तो पहुंच गया सचिवालय, प्रमुख सचिव शिक्षा के पास। वो बेचारे उसी दिन एक मीटिंग से आए थे और कुछ नए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लेकर के गए थे। फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसको माना नहीं, रिजेक्ट कर दिया था, बड़े दुखी थे। आए, जब ये प्रस्ताव देखा तो इनकी तो बाँछें खिल गई। चलिए अब अगली बार मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे हमारा प्रस्ताव रिजेक्ट करेंगे, हम देखते हैं। उन्होंने बड़ी तैयारी की। डीजीपी के पास गए, कहे साहब एक बैठक बुलाई जाए, तो बाकायदे बैठक हुई। होम सेक्रेटरी, डीजीपी गोयल साहब, दिलबाग सिंह, सब लोग बैठे और उसमें तय हुआ। तो डीजीपी ने कहा कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन जिन विद्यालयों में जनक का धनुष है उससे हिंसा भड़क सकती है, सभी थाने को निर्देश दिया जाए। तो पूरे प्रदेश के थानों को निर्देश दे दिया गया कि जहां जहां जनक का धनुष है सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, हिंसा न भड़के, और जिन विद्यालयों में नहीं है उनका बनाया जाए। यहाँ भी जैसे डीपीआर जहां जाइए डीपीआर बना के भेज दिया है, तो बनाई जाए। करते करते फिर उसी प्रक्रिया में घूमते घामते वो पहुंच गया सचिवालय। सचिवालय पहुंचा तो इस बार तो प्रमुख सचिव शिक्षा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इस बार क्या करेंगे मेहता जी, इस बार तो देना ही पड़ेगा। पहुंच गए मीटिंग में। मीटिंग में पहुंचे तो देखा होगा, नहीं बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत की आपने, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जरा मुश्किल है, अगले वित्तीय वर्ष में विचार करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें काफी कुछ बदला है। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को बदलने में जो नए हमारे ऑफिसर्स आए उनसे मैं निवेदन करूंगा, इस प्रक्रिया को किस तरह से हम, ये प्रतीक के तौर पर एक व्यंग्यात्मक लेख था किसी साहित्यकार का, लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखेंगे या जमीनी हकीकत पर देखेंगे तो चीजें बहुत कुछ इससे मिलती जुलती आपको बहुत जगह मिल सकती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। आप नौजवान हैं, यंग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का, देश का भविष्य आपके कंधों पर आने वाला है। मैं इतनी बात कहता हूँ, लेकिन ये अपना अतीत, अपनी विरासत और अपनी जड़ें, इन चीजों से हम बराबर जो जुड़ा रहेगा, मैं समझता हूं कि भविष्य पर पेड़ लगा हुआ फल अच्छा तभी होगा जब पेड़ की जड़ मजबूत होगी, नींव और भविष्य की बिल्डिंग, नींव मजबूत होगी तो जितना अच्छा भवन बना लें, चाहे शिखर पर स्वर्ण लगा लें, नींव मजबूत रखना ये बड़ा आवश्यक है। बिना अतीत के अनुभव के भविष्य संभव नहीं है और बिना भविष्य के भी अतीत का कोई मूल्य नहीं है। इन दोनों में संतुलन बना के चलना। सूचनाओं का जो भंडार आपके वरिष्ठ अधिकारियों के पास है वो आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे पुलिस के भी 68 यंग ऑफिसर ज्वाइन किए हैं। आपकी चुनौतियां दूसरे तरह की, आज समय नहीं है कि मैं उस पर चर्चा करूं, लेकिन मुझे 2.25 साल हो गया, अब मैं पुलिसिंग भी जान गया हूं अपनी समझ के हिसाब से। स्वाइन साहब कहते हैं कब आप सीखे, मुकेश जी भी कहते हैं, नहीं वो करते हैं, लेकिन कोशिश करते करते एक अनुभवहीन आदमी चीजों को मैं जानता नहीं तो कम से कम समझने लगा। तो मुझे लगता है कि आप तो नौजवान हैं, इतनी मेहनत से आपने पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पुलिस एकेडमी में जो ट्रेनिंग होगी, अब मुझे याद है एक बार मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पढ़ते वक्त जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में, तो वहाँ बड़ी ड्यूटी करनी पड़ती। सुबह जाता था, नया नया हॉट मिक्स प्लांट आया था, वो हम लोगों के लिए नई चीज थी, तो सुबह जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, देखना पड़ता था। पूरी गर्मी की छुट्टी बर्बाद हो गई। तो अगले साल मैंने जुगाड़ किया। बिहार में कहीं से दूर से मेरे परिचित थे चीफ इंजीनियर इरिगेशन के, तो मैंने उनको किसी के माध्यम से पकड़ा
और मैं इसलिए गया कि जाऊंगा, ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या करूंगा, एक आध दिन हाजिरी देके फिर वापस आ जाऊंगा और सर्टिफिकेट ले लूंगा। वहां मुझे और परेशानी हो गई। उन्होंने वहां के सुपरिंटेंडेंट जी ने कहा ये घर का बच्चा है, यहीं जंगल में था, वो डैम बन रहा था, तो इसको देखना और अच्छे से ट्रेनिंग कराना। तो वहाँ खाने का भी इंतजाम नहीं था। मैं सुबह जाता था और वो ऐसा खूबसूरत आदमी था कि 4 बजे के पहले मुझे आने नहीं देता। लेकिन उससे मुझे बाद में अनुभव हुआ कि जो मैं करना चाहता था वो मेरे हित में नहीं था। उससे मुझे थोड़ी बातें डैम इंजीनियरिंग समझ में आ सकी। तो मैं आप सभी युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि आंतरिक सुरक्षा की बदलती हुई चुनौतियां, आप नए हैं, यंग हैं, मुझे लगता है कि बेसिक पुलिसिंग से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम, नार्को टेररिज्म, अनेक इस तरह की जो चुनौतियां हैं, आज से ही आप उन चीजों पर ध्यान दें। आने वाले समय में साइबर क्राइम के जरिए गांव में बैठे अपराधी आज अकाउंट खोल दे रहे हैं, छद्म नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं। तो इन सब चुनौतियों पर आपकी तैयारी हो। और जो अकाउंट्स के हमारे ऑफिसर हैं, तो आप 56 लोग हैं, हमको लग रहा है, उनको भी शुभकामना देता हूं कि ट्रांसपेरेंट और उत्तरदायीपूर्ण व्यवस्था में आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा रोल। जम्मू कश्मीर का आकांक्षी समाज आपसे यह अपेक्षा करता है। उसके लिए जो पैसा आया है वह कितना सही तरीके से खर्च किया गया, ये उम्मीद उस आदमी की है। और इसकी मॉनिटरिंग और खर्च से किस हद तक जो लक्ष्य हमने रखा है वो लक्ष्य पूरा हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना ये आवश्यक होगा। मैं संक्षेप में सिविल, पुलिस और अकाउंट्स, इन तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की आकांक्षा को पूरा करने और जम्मू कश्मीर की आंतरिक क्षमता को विकसित करने में हम कितना योगदान दे सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में आप अपनी सर्वोत्तम योग्यता से लोगों की सेवा करें, जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें और जम्मू कश्मीर के आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना श्रम और अपना परिश्रम करें। यही बात कहते हुए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।